चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे द सोल्जर चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 100 मार्क्स इंग्लिश से हर बार कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका, हर बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इवन के हर कुछ ना कुछ आपको जरूरत मिलेगा देखने की। और सबसे बड़ी चीज बात यहाँ पे ये एक पैसा कविता है, पेट्रोटिक पोएम है, ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी पड़ता है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी जैसा कि हालात है गलवान घाटी पे नहीं चीन पे कितना वहाँ का देखते हैं हम लोग तो पूरा बुरा सा लगता है कि ऐसा स्थिति है हमारे देश की। तो चलिए ये जो कविता आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सोल्जर, जो लिखा गया किसके द्वारा, रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। यहाँ से हम लोग ना पूरा आज चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे। और किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज आप याद रखिएगा, उसके राइटर्स के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि राइटर्स से रिलेटेड वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको करना जरूरी है हमारे लिए। तो पहला पॉइंट, आप किसी भी आप उसका जन्म का डेट है वो जरूर आप याद रखिए, ठीक है, कहाँ होगा, ये सब सारे पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो जो रूपर्ट ब्रूक है, ठीक है, इसको रूपर्ट ब्रूक पढ़ेंगे। उसका जो जन्म हुआ था, बोर्न इन 3 अगस्त 1887 इन इंग्लैंड। इसका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उसकी जो मृत्यु हुई थी वो याद रखिएगा, डेट कब हुई थी, तो 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। कहाँ पे, याद रखिएगा, इस सी का नाम याद रखिए, एजियन सी। इसको क्या पढ़ेंगे, एजियन सी। अभी मैं इसका स्टोरी बताऊंगा कि एजियन सी है क्या। तो ये जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड, ये मान लीजिए एक हम लोग लेते हैं इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के बगल में, ठीक है, बगल में नहीं, यहाँ दूर में, यहाँ पे ये इंग्लैंड से जो सटा हुआ है एजियन सी है, ठीक है, एजियन सी है। और एजियन के बगल में ही याद रखिएगा टर्की है। क्या है, टर्की। और टर्की को हिंदी में तुर्की कहते हैं, याद रखिएगा, तुर्की कहते हैं। ये इंग्लैंड हुआ, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका मैं स्टोरी बता देता हूँ आपको। तो ये पहली बार याद रखिएगा, ये जो कवि होने के साथ साथ एक सोल्जर भी, ठीक है, मतलब कवि तो थे ही लेकिन एक सोल्जर भी थे। जरा याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पे, 1915 ईस्वी, एजियंसी, ठीक है, एजियंसी में हो जाता है। तो इन्होंने कविता कब लिखा, तो कविता 1914 ईस्वी में पहले ही लिखा है, मतलब अपने मरने से एक साल बाद। अगर कोई कवि फेमस हुआ था मृत्यु के बाद, अगर कोई कवि फेमस हुआ था तो वो कौन कवि थे, रूपर्ट ब्रूक थे। रूपर्ट ब्रूक थे जो कि मृत्यु के बाद फेमस हुआ था, मृत्यु से पहले फेमस नहीं हुआ था, क्योंकि ये जो कविता था द सोल्जर, बहुत देशभक्ति की भावना को जगाने का प्रयास किया था, ठीक है। इसीलिए याद रखिएगा, इतना ईस्वी में इसका डेथ हो गया था, एजियंसी में हुआ था। और एजियंसी कहाँ है, तो इंग्लैंड और तुर्की के बीच में है, ठीक है। तो बताऊंगा अभी इसका रीजन क्या है, कैसे मरा, ये सारे बताऊंगा आपको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको, कि जो जाना जाता है, ही वॉज नोन, मतलब जाना जाता है या फिर फेमस है, फेमस मतलब प्रसिद्ध है, किसके नाम से, तो वॉर पोएट के नाम से। वॉर पोएट मतलब युद्ध के कवि, मतलब इनकी जो जितनी भी कविताएं इन्होंने लिखा है अपने जेती जी, सारे किस पर बेस्ड था, युद्ध पे बेस्ड था, ठीक है। मतलब कि सारे देशभक्ति पे भावनाओं को निकाल के रख, झंझोड़ के रख देता। जब इसको कविता को आप ध्यान से पढ़िएगा तो अंदर से पूरा देशभक्ति की भावना निकल के आएगा, इसीलिए इसको वॉर पोएट के नाम से जानते हैं, ठीक है। वॉर पोएट कहने का मतलब युद्ध के कवि के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे जन्म, मृत्यु और किसके नाम से जाना जाता है, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा। हु इज नोन एज वॉर पोएट, कौन ऐसा कवि जो वॉर पोएट के नाम से जाना जाता है, फिर फेमस है, तो रूपर्ट ब्रूक, ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कविता क्या है, तो दिस इज अ पेट्रोटिक पोएम। पोएम भी बहुत तरह का होता है, जैसे कि लव होता है, लव मतलब जो प्यार पे लिखा जाता है, जैसे स्वीटेस्ट लव आई नोट को पढ़िएगा तो प्यार पे लिखा हुआ है। पाने पिता, वो भी लव पे लिखा हुआ है। फिर अगर और दूसरा पढ़िए, मेकावटी द मिस्ट्री किड, वो मिस्ट्री पे बेस्ड है। तो अलग अलग तरह का होता है, नेचर पे जो बेस्ड होता है नेचुरल पोएट कहते हैं। तो उसी तरह से ये कैसा कवि है, कविता है, पेट्रोटिक पोएम है, याद रखिए, देशभक्ति कविता है। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से पूछेगा हु इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोटिक पोएम, निम्नलिखित में से या कौन एक पेट्रोटिक कविता का उदाहरण है, देशभक्ति कविता का उदाहरण है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, द सोल्जर है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि एक पेट्रोटिक पोएम है, वॉर पोएट, ठीक है। उसके बाद ये इन्होंने क्या किया था, इंस्पायर्ड मतलब होते हैं, इंस्पायर्ड का मतलब होता है किसी को किसी चीज के प्रति जागरूक कर देना, ठीक है, प्रेरित कर देना। तो इंस्पायर्ड किया था, किसको इंस्पायर्ड किया था, पेट्रोटिज्म। पेट्रोटिज्म मतलब देशभक्ति, ठीक है। अर्ली फेज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब इसको लिखा गया था 1914 ईस्वी में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अर्ली फेज इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अर्ली मतलब होता है पहले विश्व युद्ध के शुरुआत में,
और विश्व युद्ध आप जानते हैं कि नवंबर दिसंबर के 1914 में लिखा गया था, 1914 में लिखा गया था, ये विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 1918 में जाके खत्म हो गया था। कहने का मतलब ये जो द सोल्जर है बहुत बड़ा भूमिका निभाया था, एक प्रेरणा का काम किया था। कहाँ पे? तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, ये वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, क्योंकि लाखों करोड़ों जो सैनिक आ जाते थे, क्यों आ जाते थे? तो उसके अंदर कुछ तो जागृति होना। आप जैसे यहाँ पढ़ने आए तो आपके अंदर भी तो कुछ इंस्पिरेशन आया था कि नहीं आज मुझे जाना है, उस चैप्टर्स का थीम को समझना और उससे सीखना है, इसीलिए तो आप यहाँ पे क्लास में आए। उसी तरह से ये जो वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए जब गया था, विश्व युद्ध जब हुआ था, दो गुट में बटा हुआ था, पढ़े हुए हिस्ट्री तो वहाँ पता होगा, तो वो सारे सैनिक को अंदर देशभक्ति की भावना को जगाने का काम अगर कोई कविता कहता था वो द सोल्जर कविता था। ठीक है, अभी आपको जब लाइन पढ़ाएंगे पूरा तो पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी लेते हैं हम लोग, यहाँ पे बात समझिए। अब अगले वाला कि W.B. येट्स, इसका नाम है विलियम बटलर येट्स है। ठीक है, डिस्क्राइब्ड मतलब वर्णन किया था उसका, मतलब रूपर्ट ब्रूक का, क्या द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, अर्थात कि जो रूपर्ट ब्रूक हैं वो इंग्लैंड के सबसे, ठीक है, हैंडसमेस्ट, ऐसे तो याद रखिएगा हैंडसमेस्ट नहीं होता है, आपको बताए थे मोर सिलेबल वाले, जब एक से अधिक सिलेबल वाला एडजेक्टिव आ जाते हैं तो उसके पहले मोस्ट लगाकर हम लोग उसका सुपरलेटिव बनाते हैं, लेकिन अगर बुक में लिखा है ऐसा तो गलत नहीं है, हम लोग पढ़ेंगे इसको भी। तो उन्होंने क्या कहा था विलियम बटलर येट्स ने कि जो रूपर्ट ब्रूक है वह सबसे सुंदर जवान आदमी है इंग्लैंड में। ठीक है, उस समय की बात हो रहा है जब उन्हें इस कविता को कंपोज किया गया था। ठीक है, ये भी एक पोएट है, W.B. येट्स है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि ऐसे पूछा जाएगा कि हु वाज हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, कौन? रूपर्ट ब्रूक थे। इसको अपोजिट करेगा, हु सेड दैट रूपर्ट ब्रूक वाज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? रूपर्ट ब्रूक आएगा। मतलब अपोजिट किसने कहा था और किसे कहा था, ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए आपने सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब हर बार जब पहले 2018 में मैं पढ़ाया था उस टाइम ये ऑब्जेक्टिव पूछा था। क्या पूछा था कि जो निम्नलिखित में से सोनेट का एक उदाहरण कौन सा है? अभी सोनेट समझते हैं क्या होता है। कविता भी बहुत तरह का होता है, देखिए दिस पोएम इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, ऑफ सोनेट। ठीक है, यह जो है कविता किसका उदाहरण है? सोनेट का उदाहरण है। और सोनेट होता क्या है? देखिए मैंने इधर साइड में लिखा विच इज रिटन इन 14 लाइन, मतलब कि जो कविता 14 लाइन में लिखी जाती हो उसको हम लोग कहते हैं सोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सोनेट। आपसे पूछा जाएगा कि सोनेट व्हाट इज सोनेट, तो ये आप कह सकते हैं सोनेट इज द पोएम विच इज रिटन इन 14 लाइन। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। अब ये भी बात भी हमें समझ में आ गई कि सोनेट क्या है और सोनेट का उदाहरण कौन सा होगा। तो एक ही आपका कविता है जो कि सोनेट है तो बहुत सारे, लेकिन आपके बुक में मेंशन सिर्फ कौन सा कविता है? सोनेट, द सोल्जर। ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं कहाँ पे? अब देखिए इसको रचा कब गया था? कंपोज। याद रखिए कविता को रचा जाता है, कंपोज किया जाता है, जबकि कहानी को रिटर्न किया जाता है, लिखा जाता है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। कंपोज रचा जाता है ना, सुर ताल, गाना सुनते हैं ना, गाना को भी रचते हैं, कंपोज करते हैं, नहीं एकदम कोई भी गाना एक लेगा लास्ट में कुछ ना कुछ अंत में दोनों का मिलेगा, तो उसको रचना कहते हैं, रचा जाता है। तो कविता को रचा जाता है, कंपोज किया जाता है। तो कब कंपोज किया गया था? नवंबर 1914 में, 1914 ईस्वी में रचा गया था। मतलब कि रचने के बाद इसका देहांत हुआ था, आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, चलिए मैं इसका स्टोरी समझाता था कि इसकी जो मृत्यु हुआ था कैसे हुआ था। देखिए ही वॉज डेड फ्रॉम ब्लड पॉइजनिंग, इसकी जो मृत्यु हुई थी ब्लड पॉइजनिंग से हुई थी। और सुनिए, और किसके कारण होता है? सेप्सिस के कारण हुआ था, याद रखिएगा। तो ये जो ब्लड पॉइजनिंग क्या था, तो ये आपको मतलब मैंने बताया कि ये इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड से रूपर्ट ब्रूक तो एक सोल्जर थे, सैनिक थे, इसलिए वह क्या कर रहे थे, इस समुद्र से एजियन नामक एजियन सी से, इसी का नाम है एजियन सी। ठीक है, इस एजियन सी से होते हुए कहाँ जा रहे थे? तुर्की के लिए जा रहे, टर्की के लिए जा रहे थे, मतलब तुर्की अभियान के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो तुर्की अभियान के लिए जा रहे थे। उसी दरमियान क्या हुआ, इसको पार करते करते बीच में ही जो रूपर्ट ब्रूक थे उसको जहरीले कीड़े ने काटा। ठीक है, और जहरीले कीड़े ने जैसे ही काटा, इंस्टेंट कुछ ही समय बाद उसका मृत्यु हो गया, यहीं पे इसका मृत्यु हो गया। तो उनके जो मित्र थे, दोस्त थे, उन्होंने क्या किया? ठीक है, उन्हें दफना दिया गया, खास करके क्रिश्चियन में दफनाया जाता है, तो उसको दफना दिया गया कहाँ पे? तो स्कायरोस, याद रखिए स्कायरोस आइलैंड ऑफ एजियन सी, मतलब कि उसको
एजियन सी में, एजियन सी का एक जगह है, इस्कारियोस आइलैंड है। और आइलैंड मैंने बताया था कि किसी समुद्र के बीच सूखा स्थल को हम लोग क्या कहेंगे, आइलैंड कहते हैं। क्या कहेंगे, आइलैंड कहेंगे, ये आइलैंड। तो यही इसी के बीच में यहीं पे एजियन सी था, इसी में एक जगह था जिसका नाम था इस्कारियोस आइलैंड, वहीं पे इसको दफना दिया गया। और जो ब्लड पॉइजनिंग हुआ था, ब्लड पॉइजनिंग कहने का मतलब जो ब्लड में जैसे कीड़ा ने काटा तो पूरा ब्लड में क्या आ गया, जहर फैल गया। पूरा जहर फैलने के बाद क्या हुआ, उसको जो कहलाया, वो जो ब्लड पॉइजनिंग है क्या कहलाया, तो सेप्सिस कहलाया। सेप्सिस है क्या, तो आप बोलेंगे सेप्सिस इज अ ब्लड पॉइजनिंग। सेप्सिस क्या था, एक तरह का ब्लड पॉइजनिंग था। इवन की देखो मैं रिकॉल करता हूँ सारे पॉइंट्स को, आपको इतना सा बातें आप याद रख लीजिए कि इसके जो जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, किस नाम से जाना जाता है, वर्ड पोएट के नाम से जाना जाता है, किस तो कब लिखा गया था। अब ईस्वी नहीं देगा लिखा कब गया था, आपको कहेगा कि ये कब लिखा गया था, आपको ऑप्शन में रहेगा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। और किसने कहा था इंफॉर्मेशन में है, तो डब्ल्यू बिट्स ने। किसको कहा गया था, रूपर्ट ब्रूक को कहा गया था। कब, और यह किसका उदाहरण है, तो सोनेट्स का उदाहरण है। और कब लिखा गया था, नवंबर 1914 में। और इसको मृत्यु कैसे हुआ था, तो ब्लड पॉइजनिंग से हुआ था, जिसको हम लोग सेप्सिस के नाम से जानते हैं। और उसको दफनाया कहाँ गया था, इस्कारियोस आइलैंड पर, इस्कारियोस आइलैंड पर, जो कि कहाँ पे है, एजियन नामक सी में। और कहानी इसका समझ में आ गया कि कहाँ जा रहा था, किस लिए जा रहा था, ये सारे बात हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग राइट डाउन कीजिए, ठीक है, इंस्टेंट। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हर यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगा। और मतलब मीनिंग जब समझेंगे तो पहला बात तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे, दूसरी बात उसका क्वेश्चन आंसर भी आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे दे दूँगा, पूरा का पूरा समझा देते हैं कि लाइन। देखिए पहला लाइन क्या है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। लाइन आप जरा ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि जो लाइन्स होते हैं आपके पूछ दिया जाएगा कि जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, ये पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है। तो इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, ठीक है। ये पूरा का पूरा फर्स्ट लाइन को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि इफ का प्रयोग जो करते हैं मेनली हम लोग किसी भी चीज में शर्त बताने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये मरा नहीं है, मरने से पहले कर रहा है कि अगर मैं मर जाता हूँ, ठीक है, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में सोचना, सिर्फ मेरे बारे में सोचना कि दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, कि मैं कहीं भी मरूं तो मेरा जो मृत शरीर होगा, डेड बॉडी होगा, जितना स्थान घेरेगा वह स्थान हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। वो कह रहे हैं, आप देखो कितने देशभक्ति की भावना कह रहा है कि कहीं भी मरे उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो जितना स्थान छेकेगा, मेरा जो कंका, मेरा जो शरीर होगा वो हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। कोई भी अगर देशवासी क्यों चाहेगा कि मेरा जो दूसरे का जमीन मेरा हो जाए, तो उसके पीछे राज है, हम लोग जानते हैं अभी तुरंत कुछ देर में। तो कह रहे हैं कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंट्री, कह रहे कि कौन सा शरीर इंग्लैंड का हो जाएगा, तो कौन सा शरीर, कह रहे हैं कि जो हम लोग जानते हैं कि जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, और एक तत्व क्या है, मिट्टी भी है कि नहीं। डस्ट का मतलब यहाँ पे समझेंगे धूल नहीं, मिट्टी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मेरा जो शरीर है वह शरीर हमेशा हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। जो शरीर, जो इंग्लैंड, क्योंकि जो ये शरीर है मिट्टी का बना हुआ है और इसे इंग्लैंड का दिया हुआ है, ये जो शरीर है पूरा का पूरा इंग्लैंड का दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, कौन सा शरीर मिल जाएगा मिट्टी में, तो कह रहे हैं कि ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर सेव्ड मेड अवेयर, कह रहे हैं कि वह शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया है, बोर मतलब इंग्लैंड दिया है, सेव्ड का मतलब होता है आकार दिया है, मेड अवेयर का मतलब होता है जागृत किया है, अर्थात उसे जागरूक किया है। कह रहा है कि कौन सा शरीर जाके इंग्लैंड की धरती पे मिल जाएगा, या फिर कहीं भी, मैं कह रहा है पहला लाइन कह रहा है कि मैं अगर कहीं भी मर जाता हूँ तो मेरा जो डेड बॉडी होगा वह उस जितना स्थान को घेरेगा वह स्थान हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। और ये जो शरीर है मेरा मिट्टी का बना हुआ है, और ये जो शरीर है वही शरीर है जो जिसने इंग्लैंड ने जन्म दिया है, इंग्लैंड आकार दिया है, और इंग्लैंड ने क्या बनाया है,
जागरूक किया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो मेरा जो शरीर होगा वह हमेशा हमेशा किसका होगा, इंग्लैंड का होगा, क्योंकि इंग्लैंड ने जन्म दिया, इंग्लैंड ने आकार दिया और इंग्लैंड ने जागृत किया। और गेव वंस हर फ्लावर टू लव हर वेज टू रोम अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीथिंग इंग्लिश एयर। कह रहे हैं कवि कि जो शरीर है ये सब चीज इंग्लैंड ने ही दिया है, यहाँ तक कि प्यार करने के लिए हमें क्या दिया है, अपने फूल को दिया है। नहीं, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, अर्थात इंग्लैंड ने अपने फूलों को दिया है प्यार करने के लिए। और हर वेज टू रोम, रोम का मतलब होता है घूमना, ठीक है, और वो रास्ते दिए हैं, वो स्थान दिया है हमें घूमने के लिए इंग्लैंड ने। और ये जो शरीर है इतने बड़ा, मैं जो बड़ा हो गया हूं, तो शुरू से लेकर अंत तक, जब तक मैं मर जाता हूं तब तक जो मैंने सांसें ली है वह इंग्लैंड की हवा में, इंग्लैंड के वातावरण में मैंने लिया है। अर्थात कि मेरा जो सांस है वह सिर्फ और सिर्फ किस वजह से है, इंग्लैंड की वजह से है। यानी कि पूरा चीज किसके द्वारा दिया गया है, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। इसीलिए कह रहे हैं कभी कि मैं अगर कहीं भी मरूं, देखो रीजन बता रहे कि क्यों, आखिर कोई भी सोल्जर है मरना चाहता है तो क्यों, आखिर उसे भी तो जीने का हक है, वो भी तो कहीं आके नॉर्मल पर्सन की तरह जी जाता है। लेकिन जो सोल्जर होते हैं ये सब सोचता नहीं है, कभी वो वरी नहीं करता, चिंता नहीं करता है, क्योंकि एक अगर सोल्जर मर जाता है तो 1000 रेडी रहता है, ठीक है, तैयार रहता है। इसलिए कह रहा है कि चिंता भी करनी नहीं कह रहा है यहाँ पे कभी कि चिंता मत करना, ठीक है, बस मेरे बारे में इतना सोचना कि मैं कहीं भी मरूं तो मुझे थोड़ा सा हिस्सा अपना जमीन का दे दिया जाए, और वह हिस्सा हमेशा इंग्लैंड का हो जाएगा। क्योंकि जो शरीर है वो मिट्टी का बना हुआ है, और जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया है, आकार दिया है, जागृत किया है, और प्यार करने के लिए अपना फूल दिया है, और घूमने के लिए उन्होंने अपने रास्ते दिए हैं, और सुंदर सा नेचर दिए हैं, प्रकृति दिया है पूरा का पूरा हम लोग को घूमने के लिए। और साथ ही साथ मैंने जो सांस लेना सीखा है वो अब मैं अपनी इंग्लैंड की धरती से सीखा है। इसीलिए कह रहे हैं कभी कि मैं कहीं भी मरूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी इंग्लैंड की धरती पर ही दफनाया जाए, या फिर कहीं भी अगर दफनाया जाए तो वो धरती हमेशा हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है, वही कह रहे हैं। और साथ ही साथ कह रहे हैं वास्ड बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम्स। वास्ड कह रहे हैं कि मैंने जो भी बुराइयां की है उस बुराइयों को धोने का काम किसने किया, नदियों ने किया। वास्ड बाय द रिवर्स, नदियों ने किया। और यहाँ पे ब्लेस्ड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, तो और सूर्य ने क्या किया, जो घर के सूर्य थे, सन होम, सन का मतलब यहाँ पे कह रहा है घर के जो सूर्य थे, अर्थात जो सूर्य थे उस सूर्य ने क्या किया, मुझे पवित्र किया अपनी उस धूप से जो मैंने कभी बुराई की है, ठीक है। तो सब चीज अपने इंग्लैंड को ठहरा रहा है। जो कवि है कह रहा है कि कहने का मतलब अगर कोई भी अगर दूसरा सोल्जर पड़े तो उसे भी वही एहसास होना चाहिए कि अब इंग्लैंड के लिए सिर्फ रख लेता है अपने आप को, अपना कंट्री को रख लेता है। क्योंकि जब मान लो कि इंडियन सोल्जर्स हैं तो इंडियन सोल्जर भी तो समझेगा कि उन्होंने घूमने के लिए रास्ते दिए, मुझे अगर मेरे अंदर कोई बुराई आता तो पवित्र करने के लिए नदियाँ थी, नदियाँ ने मुझे पवित्र किया, और मैंने इंडिया की धरती पर सांस लेने सीखा, उन्होंने मुझे जागरूक किया। मतलब अगर यही काम उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में किया, अर्थात सभी को जागृत करने का काम किया किसने, द सोल्जर ने किया। जो पोएम है बहुत ज्यादा अवेयर किया वहां के सैनिक का, तभी उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, नहीं तो नहीं लेता, ठीक है, ये वजह से था। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अगला स्टेंजा में, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल सेड अवे, और सोचना अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। कह रहे हैं और सोचना, एंड थिंक, और सोचना, क्या सोचना कि जो ये हृदय में जितनी बुराइयां है, ठीक है, वो मेरे मरने के बाद सेड अवे मतलब निकल जाएगा, बह जाएगा, और मैं बन जाऊंगा क्या, एक पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा बन जाऊंगा। नहीं, अ पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस, और मैं देश की सेवा करते करते मेरे जो अंदर है किसी तरह की बुराइयां नहीं रहेगा, जितनी बुराइयां था वो सब समाप्त हो जाएगा, और अपने देश के प्रति मैं एक शुद्ध आत्मा बन जाऊंगा, नो लेस, ठीक है। और कह रहे हैं कि गिव्स समवेयर बैक थॉट्स बाय इंग्लैंड, और कह रहे हैं कभी कि गिव समवेयर बैक्स द थॉट बाय इंग्लैंड गिवन, और साथ ही साथ जब मैं मरूं तो मेरे अंदर जो
सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की विचार ही आना चाहिए और किसी देश के विचार नहीं आना चाहिए ने। और इसलिए मैं अपने देशवासियों को भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो जितने अच्छा विचार मुझे मिला है वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिला है, इंग्लैंड से ही मिला है। मेरे अंदर जो भी मैं अपने देशभक्ति की भावना को जागृत कर रहा हूँ या मैं अपने लोगों को कुछ अच्छाइयाँ बता रहा हूँ, तो वह सिर्फ और सिर्फ देन किसका है, इंग्लैंड का देन है। इसलिए कह रहा है कि सोचना भी मत, मैं अगर मर जाता हूँ तो मेरे बारे में रोना नहीं, धोना नहीं, कुछ नहीं करना, बस सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा सा हिस्सा देना जमीन का, और यही मैं चाहता हूँ। क्योंकि ये जो सब चीज है वह सारा का सारा किसका है, इंग्लैंड का दिया गया है। अच्छे विचार हो या फिर कुछ और भी हो, सब इंग्लैंड ने दिया गया है। अब अगला देखते हैं लास्ट वाला में, हर साइट एंड साउंड्स, ठीक है। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस। लास्ट का जो लाइन है बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा कहा है कि हर साइड्स, हर मतलब उसकी मतलब मदरलैंड इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, उसके जो दृश्य है, साइड्स का मतलब दृश्य और साउंड्स का मतलब मधुर आवाज है, साउंड है। कह रहे हैं कि मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, अर्थात कि जो प्रकृति अपने देश की धरती की जो सुंदर दृश्य के, जब मैं सुबह सुबह उठता था तो इतने ज्यादा मैं पक्षियों के आवाज को सुनता था, ठीक है, और साथ ही साथ उनके दृश्यों को देखता था, प्रकृति के सुंदर दृश्यों को देखता था, तो मैं अंतिम सांस तक भी उसको नहीं भूल सकता हूँ, कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने दोस्तों से हंसना सीखा है और नेकी करना सीखा है, उसे भी मैं नहीं भूल सकता हूँ। यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का समय होगा कि मैं उसे भूल जाऊं मरने के टाइम, ठीक है। और कह रहे हैं लास्ट में, इन हार्ट्स एट पीस अंडर इन इंग्लिश हेवन, और मैं मर जाऊं तो मेरा जो हृदय है शांत हो जाएगा और वह इंग्लैंड की स्वर्ग में हमेशा और हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। ने इंग्लैंड को स्वर्ग का समान दर्जा दे दिया एक सैनिक ने। क्यों? क्योंकि उन्हें सब अपने पूरा देश से कितना प्यार है। आप सोच सकते हैं कि आखिर कोई सैनिक क्यों मरना चाहता है। आप इसको समझ सकते हैं कि क्यों मरना चाहता है। इतने सारे वजह बताया कवि ने, ठीक है। बस यहीं से इसको करते हैं, ठीक है।